हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआईबी एनालिसिस। इसमें मैं पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो न्यूज़ होती है सरकार की तरफ से, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है जो हमारा वो ये न्यूज़ पब्लिश करता है, और 3 जुलाई का मैं इसमें पूरा डिस्कशन करूंगा। और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और कोई भी हमारा यूपीएससी के लिए पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर डायल करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको हमारा पीडीएफ चाहिए वीडियो का, तो पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट studiiq.com पर जा सकते हैं। studiiq.com पर जाकर आपको ऊपर क्लिक करना है डाउनलोड्स में, उसमें आपको डेली पीआईबी एनालिसिस का पीडीएफ मिल जाएगा। 1 और 2 तारीख का जो एनालिसिस था मेरा वो ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड हो चुका है। इसके अलावा अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो भी आपको वहां पीडीएफ हमारा मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेलारूस, इसकी राजधानी है मिन्स्क। इसने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया 3 जुलाई यानी कि आज। तो इस उपलक्ष्य में प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने इनको अपने बेस्ट विशेस दिए, ग्रीटिंग्स दिए और बधाई दी। और इसके जो देश के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो ये पहली न्यूज़ थी जो पीआईबी में पब्लिश हुई थी। एक और छोटी सी न्यूज़ थी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, और एक बात और याद रखिए, ये हमारे 13वें राष्ट्रपति हैं। अब जो राष्ट्रपति आएंगे मोस्ट प्रोबेबली रामनाथ कोविंद होंगे, वो 14वें राष्ट्रपति होंगे। और प्रणब मुखर्जी जी को एक किताब गिफ्ट की गई है जिसका नाम है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अ स्टेट्समैन, और इसको पब्लिश किया है स्टेट्समैन न्यूज़पेपर ने, जो भारत का सबसे पुराने न्यूज़पेपर्स में से एक है। अंग्रेजी भाषा का न्यूज़पेपर है द स्टेट्समैन। तो एक किताब है और ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद राष्ट्रपति को गिफ्ट की। और मोदी जी ने काफ़ी तारीफ की राष्ट्रपति जी की और कहा कि उन्होंने जैसे एक पिता अपने बच्चे का ख्याल रखता है वैसे ही ख्याल रखा। अब जीएसटी की हम बात कर रहे थे, तो जीएसटी से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़ आई है कि जो जीएसटी नेटवर्क है, और हम देख चुके हैं कि नेटवर्क क्या है। तो सरकार ने कहा है कि जीएसटी जब से उन्होंने रोल आउट करा है सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। जो रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, किराना शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वो सारे जीएसटी को अपना रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और 25 जून से लेके अब तक, यानी आज 3 जुलाई हो गई है, तो लगभग 8 दिन में लगभग 2,23,000 नए डीलर हैं जो जीएसटीएन नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन दी डॉक्टर हसमुख अदिया ने, जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। और उन्होंने ये कहा कि 32,000 डीलर ऐसे हैं जिन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिनकी हो रही है। और डॉक्टर हसमुख अदिया ने यह भी कहा कि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप ऑफिशियल सरकारी सोर्सेज से पता करिए और किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं। तो जो जीएसटीएन है उन्होंने हेल्प करने के लिए लोगों की एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टेम्पलेट अपलोड करा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैंने भी डाउनलोड किया है। तो आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की वेबसाइट है ये, इस पे जाइए, यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर जाइए, आपको ये मिल जाएगा फॉर्म, इसका नाम है GSTR1। इसमें ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए तो ये ऐसे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे अगर आपका B2B बिजनेस है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कई तरह के बिजनेस हैं, तो उनमें जीएसटी आपको कैसे भरना है, कैसे फाइल करना है, रिटर्न वगैरह, उसका ये एक्सेल है, ये टेम्पलेट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको आसानी ये पड़ेगी, आपको अपना खुद का टेम्पलेट नहीं बनाना पड़ेगा, और एक बार ये टेम्पलेट बना के फिर आप दोबारा जीएसटीएन नेटवर्क पे से अपलोड कर सकते हैं। तो इस सरकार ने हेल्प करने के लिए ये एक्सेल का ये डाला है वेबसाइट पे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफिशियल जो टूल है वो 17 जुलाई को सरकार अनवील करेगी, सबके समक्ष रखेगी। और ये जो एक्सेल टेम्पलेट है ये जीएसटी काउंसिल जो है सबके लिए इजी बनाना चाहती है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए किया गया है। और इससे जो टाइम है वो भी कम लगेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। तो वेबसाइट ये है जीएसटी की, gst.gov.in। चलिए अब आपके लिए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन बताइए। मैंने आपसे बात करी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये बताता है कि किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है। वैसे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो इंडेक्स होते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो डालती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक हमारे लिए इसलिए जरूरी इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा लोन जब से वर्ल्ड बैंक बना है, आपको याद होगा ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत वर्ल्ड बैंक बना था, IMF बना था। तो वर्ल्ड बैंक जब से बना है तब से कोई अगर देश है जिसने सबसे ज्यादा लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से तो वो है इंडिया, ये याद रखिए। और वर्ल्ड बैंक इंडेक्स निकालता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पूरी सरकार इस बात से काफी ऑब्सेस्ड है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हमें ऊपर जाना है। अब आपके लिए आज का सवाल पूछते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे बड़े डिटेल में आज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, सरकार ने क्या क्या करा है। तो जितनी ज्यादा अच्छी आपकी रैंकिंग होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उतना ही ज्यादा FDI यानी विदेशी पूंजी जो निवेश है, FDI उस देश में आता है। जितनी अच्छी रैंक उतना ज्यादा FDI। क्या ये सत्य है, ट्रू और फॉल्स? तो इसका जवाब है फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। खैर मैं आपको पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बता देता हूं, ये कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कंसिडर करता है। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए भारत में वर्ल्ड बैंक ये बोल देता है कि भाई बिजनेस
बिजनेस शुरू करना, बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर कंपनीज क्या भारत में आएंगी? नहीं आएंगी। क्या वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी? नहीं करेंगी। भारत में एफडीआई पूंजी निवेश करेंगी, अपने फॉरेन ऑफिस खोलेंगी? नहीं खोलेंगी। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक की ये जो रैंकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लीजिए मैं एक पूंजीपति हूं, मैं 500-600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मुझे डिसीजन लेना है कि क्या मैं इथोपिया के अंदर करूं या मैं मान लीजिए कॉन्गो के अंदर करूं। दो कंट्रीज हैं, इनके बीच में मुझे डिसाइड करना है, या कोई और कंट्री है, मान लीजिए एक है न्यूजीलैंड और एक है लेट्स से कॉन्गो। इनमें में से कौन से कंट्री में मैं इन्वेस्ट करूं? तो मैं कौन कौन से पैरामीटर देखूंगा? या तो मैं देखूंगा इस तरह के इंडेक्स कि इसकी ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंडेक्स में इसकी क्या रैंक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंक है, या फिर मैं जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, मूडीज, इनकी रेटिंग देखूंगा और उसके बेस पे डिसाइड करूंगा कि इन कंट्रीज का इसमें जो वित्तीय जो एनवायरमेंट है, आर्थिक एनवायरमेंट है, वो कैसा है और मेरे बिजनेस को उससे प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं। तो या तो मैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास जाऊंगा, इसलिए जो टॉप की 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है, मूडीज हैं, ये सब अमेरिका की हैं, और भी हैं, जापान की है, नोमुरा वगैरह। तो ये जो कंट्रीज को रेटिंग देती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे कंपनीज को ये पता चलता है हमें कौन से कंट्री में इन्वेस्ट करना है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है, इसमें नंबर 1 कंट्री अभी न्यूजीलैंड है और फिर सिंगापुर है। अब भारत में अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो 29 डेज लगते हैं, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा था पिछले साल। तो 29 डेज बहुत ज्यादा है। अगर आपको न्यूजीलैंड और सिंगापुर में करना है तो आप कुछ घंटों के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 पैरामीटर हैं जो ये कंसिडर करते हैं। एक कि किसी देश में बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन परमिट जो होते हैं वो कितनी जल्दी मिल जाते हैं। तीसरा, उस देश में बिजली कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कैसी है। और चौथा, प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो कितना सिंपल है। ये 4 पैरामीटर जनरली कंसिडर किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो न्यूजीलैंड और सिंगापुर इसमें टॉप चल रहे हैं। न्यूजीलैंड नंबर 1 है ओवरऑल और सिंगापुर नंबर 3, फिर डेनमार्क, फिर हांगकांग वगैरह। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो कंट्री जितना हाई है उसको उतनी ज्यादा एफडीआई मिलेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। खैर पहले इंडिया देख लेते हैं, इंडिया कहां पे है। इंडिया 130 नंबर पे है। पिछले साल हम थे 131, इस साल है हम 100, फिर हमने एक पोजीशन छलांग लगा ली और हम 130 पे आ गए। अभी वैसे वर्ल्ड बैंक 2017 का इन्होंने नहीं दिया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक इसे अगस्त के एंड तक दे देगा। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि सरकार का जो टारगेट है वो ये है कि हम टॉप 50 में आना चाहते हैं, टॉप 50। तो हम देखते हैं कहां कहां है। देखिए बिजनेस स्टार्ट करने के मामले में हम बहुत पीछे हैं, 155 नंबर पे हैं कंट्रीज में, 190 कंट्रीज हैं इसके अंदर। और कंस्ट्रक्शन परमिट के मामले में आप देख सकते हैं 190 देशों में से इंडिया कहां पे है, 185। बिजली हमारी काफी अब अच्छी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काफी अच्छी है भारत के अंदर, तो यहां पे हम 26वें नंबर पे हैं। और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के मामले में 190 कंट्रीज में हम 138 नंबर पे हैं। तो टोटल हम कहां पे हैं, ओवरऑल 130 नंबर पे हैं, बहुत ही पीछे हैं। सरकार टॉप 50 के अंदर चाहती है। अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या किसी कंट्री की रैंक अगर उतनी अच्छी हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर तो क्या वो उतना ज्यादा एफडीआई आएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जनरली ये चीजें कंसिडर करती हैं कंपनीज, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जापान का एग्जांपल देता हूं, जापान की जो रैंक है वो काफी ज्यादा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लेकिन एफडीआई वहां पे कम आता है। कंपनी जो है वो कम इन्वेस्ट करती है वहां पे, क्योंकि जो जापान के लोग हैं वो अपने देसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, विदेशी कंपनियों को उतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरा, जो जापानी कंपनियां हैं उनमें आपस में काफी कनेक्टेड है वो कंपनी, उनमें काफी बोनहोमी है आपस में, वो एक यूनिट की तरह काम करती हैं। तो विदेशी कंपनियों के लिए अपने पैर जमाना जापान में बहुत ही डिफिकल्ट है। और नेदरलैंड की बात करते हैं, हॉलैंड की, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ये सारे कंट्री हैं, इनमें जापान से ज्यादा एफडीआई आता है। जापान से ज्यादा एफडीआई आता है, जबकि इनकी रैंक जापान से कम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और इनमें ज्यादा क्यों आता है? अलग अलग कारण है, क्योंकि लग्जमबर्ग वगैरह ये सब क्या है, टैक्स हेवन्स है। टैक्स हेवन होते हैं, आप अपना पैसा डाल दो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस पर, उनको बोलते हैं टैक्स हेवन। तो जैसे स्विट्जरलैंड है, मादागास्कर, बहुत सारे ऐसे टैक्स हेवन्स हैं, उनमें लोग इसलिए पैसा जमा कराते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको दी थी वो क्या है, फॉल्स है। अब मैं चाइना का एग्जांपल देता हूं। जैसे चाइना कभी भी आज तक के इतिहास में टॉप 50 कंट्रीज में नहीं रहा। तो जो इस साल की रैंकिंग थी शुरू में, उसमें चाइना 78 नंबर पे था, इंडिया था 130 नंबर पे, चाइना था 78 नंबर में। लेकिन चाइना में अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो चाइना बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा आगे है। चाइना के अंदर पूरी दुनिया इन्वेस्ट करती है पैसा, तो चाइना एफडीआई के मामले में बहुत आगे है, लेकिन उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंक है वो उतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट भूटान और टूनिशिया वगैरह जो देश हैं वो चाइना से ऊपर रैंक करते हैं, लेकिन भूटान और टूनिशिया में कौन इन्वेस्ट करता है? खैर, अब देखते हैं कि जो रैंकिंग है, मैंने आपको बताया था 4 चीजें वो करती है कंसिडर। तो भारत जो है वो 2 चीजों में काफी पीछे है। एक तो मैं आपको बताता हूं भारत जो है उसने अपनी पोजीशन कहां इंप्रूव करी है। तो जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के मामले में हम थोड़े अच्छे हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन परमिट के मामले में थोड़े हम अच्छे हो रहे हैं, और बिजली हमारे यहाँ काफी अच्छी हो रही है।
कई भारत ऑल्टरनेट सोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर रहा है, सौर ऊर्जा में इन्वेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है। और जो रैंकिंग है ये कई सारे तरह के रिफॉर्म्स कंट्री लेती है, उस पर डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड कैसा हो रहा है, इन्फ्लेशन कितनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। इनफैक्ट भारत में एफडीआई काफ़ी ज़्यादा आ रहा है अगर उसकी रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। काफ़ी कम कंट्री हैं इस वक्त जो जिनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा कर रही है, तो इंडिया उनमें से एक है। इनफैक्ट आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने यह भी कहा है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है। यानी पूरी दुनिया में एक तरह से मंदी छाई हुई है, लेकिन भारत एक ब्राइट स्पॉट है। और इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो दो पैरामीटर पे काफ़ी कम है, एक तो टैक्स पे करने के मामले में और दूसरा क्रेडिट एक्सेस करने के मामले में। तो हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब जीएसटी के आने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है? सरकार एकदम ऑब्सेस्ड है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग ऊपर आनी चाहिए। तो सरकार लेबर लॉज हैं, जो श्रम कानून है, उनको उनमें अच्छे कर रही है। भारत में लेबर लॉज बहुत ही पुअर हैं, तो जैसे लेबर की जो वेजेस हैं, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशन, जो मजदूर काम करते हैं उनके अच्छे कर रही है। काफ़ी सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी सरकार लेके आ रही है लेबर्स के लिए, और कई सारी योजना है लेबर्स की जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर भी फोकस कर रही है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को सरकार ने खत्म कर दिया है। ये अननेसेसरी का एक पेपर वर्क होता था और ये काफ़ी डिले करता था प्रोसेस को। अब जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री है वो सारा डायरेक्टली डील करेंगी किसी भी तरह के एफडीआई से। उसके बाद जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कैपिटल की, जिसे बोलते हैं पेड इन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सरकार ने उसे भी एलिमिनेट कर दिया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूव करने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए, तो ये सब लिखिए। इसके अलावा 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, ये एकदम लेटेस्ट है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, अभी इस साल का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो आने वाला है 2017 का, तो उसमें वर्ल्ड बैंक को भारत ने लिखा है, ये प्रॉपर ईमेल गया है इंडिया की तरफ से, एक कम्युनिकेशन गया है। भारत ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे सारे क्राइटेरिया जो हैं उनको ढंग से एनालाइज नहीं किया, हमारी रैंकिंग 130 से और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। जैसे फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इंडिया ने क्या क्या किया है। अब आपको जो डिन, पेन और टेन तीनों नंबर एक साथ ऑब्टेन हो जाएंगे, आप इनके लिए तीनों के लिए अप्लाई एक साथ कर सकते हैं। डिन होता है डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन नंबर, पेन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर और टेन होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये आप एक साथ ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोविडेंट फंड है उसको ऑनलाइन कर दिया है, तो ये भी सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया है। इसके अलावा कंपनी की अब कोई सील नहीं चाहिए, आपको डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो सेल्फ अटेस्टेशन है वो भी अप्लाई कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। पहले आप गैजेट ऑफिसर वगैरह के पास जाते थे, उसके साइन लेते थे, अब आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट जो है वो अब मैंडेटरी नहीं है किसी भी फॉर्म के लिए, बैंक अकाउंट। उसके अलावा जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बार बार इंस्पेक्शन होती थी वो भी अब नहीं है, उसको भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, ये मैं आपको 29 जून के न्यूज़पेपर से बता रहा हूं कि एफडीआई प्रपोजल सिर्फ 10 हफ्ते के अंदर अब क्लियर कर दिए जाएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है एफआईपीबी, उसे भी खत्म कर दिया गया है। तो ये सारे कदम भी सरकार ने उठाए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऊपर जाने के लिए। अब आपको ऐसे राइटिंग में 2 सवाल आ गए तो क्या आंसर करोगे? पहला, जीएसटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपस में क्या रिश्ता है, बताइए। जीएसटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। और दूसरा, भारत का जो जीएसटी है उसे दूसरे कंट्रीज के जीएसटी के साथ कंपेयर करिए। तो ये ऐसे राइटिंग है आपका, दोनों के आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो कुछ तो हम देख ही चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो जीएसटी है वो एक तो बाकी सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन्हें सबको खा जाएगा। जैसे सेल्स टैक्स है, वैट है, एक्साइज है, ऑक्ट्रॉय है, बहुत सारे टैक्स मैंने आपको कल भी बताए थे, वो उन सबको खा जाएगा। अब इतने सारे टैक्सेस की बजाय एक ही टैक्स होगा। तो आपको पहले बहुत सारे टैक्सेस फाइल करने के लिए बहुत सारी अथॉरिटीज थी, सरकार की अफसरशाही थी, उनसे निपटना पड़ता था। अब एक ही टैक्स है तो एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा आपका। इसकी वजह से भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा, क्योंकि जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको अब ज्यादा पेपर वर्क कम होगा रिलेटिवली, तो उस वजह से भी उन्हें असेसिंग अथॉरिटी सिर्फ एक ही होगी, जीएसटी वाली, तो इसलिए काफी आसान हो जाएगा हमारा टैक्सेशन सिस्टम। और हमने देखा था कि टैक्सेशन सिस्टम के मामले में हमारा टैक्स सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए भी वर्ल्ड बैंक ने हमें लोअर रैंक किया था। वो भी ये चीज कंसिडर की जाती है, जब टैक्स सिस्टम हमारा अच्छा हो जाएगा तो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे जस्टिफिकेशन क्या है जीएसटी का, मतलब जीएसटी की मैं तारीफ कर रहा हूं आज, कल मैंने काफी क्रिटिसाइज कर दिया था। देखिए, मान लीजिए कोई किसान है, फार्मर है, देखिए आप जो हमारी इनपुट क्रेडिट है उसको ये कंसिडर करेगा। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, किसान ने लेट से 100 रुपए की फसल उगाई, तो वो उसे किसी मिडल मैन को बेच देता है, यानी मान लीजिए होलसेलर को बेच देता है। तो चावल, किसान ने 100 रुपए का चावल उगाया, अब किसान ने 100 रुपए का चावल बीच में दे दिया किसी मिडल मैन को, तो मिडल मैन क्या करेगा,
मिडल मैन ने उसे प्रोसेस किया, उसको धान था जो उसमें से चावल निकाला, उसे साफ किया, वो सब किया, तो उस पर जो मिडल मैन है उसने 50 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी। तो यानी वैल्यू ऐड कर दी 50 रुपए की, तो कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 10% उसको टैक्स देना पड़ रहा है इस पे, जिसको बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी बोलते थे। तो वैल्यू एडेड किसान ने 50 रुपए की करी, उस पर 10% वैट दे रहा है, यानी किसान को 5 रुपए देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब जो ये मिडल मैन है इसके पास 150 रुपए का चावल है जो काफी अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड गुड है, ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये प्रोसेस्ड गुड है। तो उसके बाद होलसेलर क्या करेगा, उसे रिटेलर को बेच देगा। तो रिटेलर को जब इसने बेचा तो रिटेलर को मान लीजिए 175 रुपए में इसने रिटेलर ने ले लिया। अब रिटेलर ने 150 में लिया था और 175 में ये आगे कस्टमर्स को देगा। अभी हम ये मान लेते हैं कि 175 रुपए में आगे ये निकाल रहा है कस्टमर्स को। तो यानी कि रिटेलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी उस पर, 25 रुपए। तो 25 रुपए की वैल्यू ऐड करी तो 10% के हिसाब से कितना हो गया, 2.5 रुपए। यानी रिटेलर को अब 2.5 रुपए देना पड़ेगा वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कहने का मतलब जब जीएसटी आ जाएगा तो ये जो 5 रुपए ऑलरेडी ये पहले दे चुका है वो माइनस हो जाएगा, तो इसको सिर्फ 25 रुपए पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शंस बिल ट्रांजैक्शन है, इसलिए पारदर्शिता बढ़ेगी। पहले क्या होता था, ये जो 150 रुपए का इसने 175 में लिया, इसको 175 का पूरा 10% यानी 17.5 रुपए टैक्स देना पड़ता था। अभी क्या होगा, मान लेते हैं 10% यूनिफॉर्म है तीनों में, तो फार्मर देगा 10 रुपए, मिडल मैन देगा 5 रुपए और ये देगा 2.5 रुपए। तो इस तरह से जो बिल ट्रांजैक्शन है उसमें इनपुट क्रेडिट, यानी कहने का मतलब जो मिडल मैन था इसने 50 रुपए ऐड किए थे अपने, उसमें 50 रुपए की वैल्यू ऐड की थी, तो 10% यानी 5 रुपए एडिड टैक्स था। ये 5 रुपए अब इनपुट क्रेडिट है रिटेलर के लिए, इसे ये 5 रुपए नहीं भरने पड़ेंगे। तो इसको मिडल मैन को कुछ नहीं करना, अपना पूरा बिल इसको दे देना है और फिर ये 5 रुपए रिटेलर को सरकार से वापस मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं। जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उस पे इनपुट क्रेडिट का सिस्टम होता है, लेकिन बाकी टैक्सेस पे नहीं होता। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने अपने इंडिया के अंदर की बात की थी, चलिए मान लीजिए मैं अफ्रीका से चावल खरीदता हूं, तो अफ्रीका से मैंने 100 रुपए का चावल खरीद लिया। अब इसके ऊपर मुझे 10% पहले टैक्स देना पड़ता है, एक्साइज टैक्स, इंपोर्ट टैक्स देना पड़ता है अंडर द एक्साइज। तो वो मैंने 10% दे दिया, यानी अब मेरे पास जो चावल है वो 110 रुपए का हो गया। अब इस पर बहुत सारे तरह के टैक्स और देने पड़ेंगे, अभी तो सिर्फ एक्साइज टैक्स है। तो मुझे फॉर एग्जांपल एक टैक्स होता है जिसे बोलते हैं चुंगी कर, यानी इसे ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में काफी होता है चुंगी कर। अब मैं अगर महाराष्ट्र में इसे ले गया तो मुझे चुंगी कर देना पड़ेगा, मुझे इस पे सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा और कई तरह के टैक्स देने पड़ेंगे। और ये सारे मैं अगर आगे किसी को बेचूंगा तो वो पास ऑन नहीं होते, लेकिन अब मैं उसको पास ऑन कर पाऊंगा क्योंकि अब मुझे एक ही टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर मैंने अफ्रीका से चावल खरीदा, मेरा पहले ही इस पे पूरा टैक्स लग जाएगा और फिर मैं वो आगे आसानी से अगर किसी को भी बेचता हूं तो वो सारे भी मैं दिखा पाऊंगा बिल के अंदर और उस पर मुझे इनपुट क्रेडिट मिलेगा, यानी पूरा जीएसटी पे मुझे इनपुट क्रेडिट मिलेगा। पहले सिर्फ एक्साइज के अंदर मुझे इनपुट क्रेडिट मिलता था और बाकी टैक्सेस में इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। ये एक और फायदा है स्टेट लेवल पे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे स्टेट क्या करते थे, स्टेट अपना खुद का भी सरचार्ज लगा देते थे जिसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। अब अगर मैं मान लीजिए मैंने अफ्रीका से चावल लिया, पहले मैं उसे महाराष्ट्र में ले गया, अब मैं उसे महाराष्ट्र से तमिलनाडु ले जा रहा हूं, तो तमिलनाडु में जब ले जाऊंगा तो उस चावल पे एक टैक्स मेरा ऑलरेडी लग चुका है और एक स्टेट भी लगाएगा सरचार्ज, तो वो मुझे सरचार्ज यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, उसको सरचार्ज बोलते हैं, वो भी देना पड़ता। तो अब वो भी आइडियल जीएसटी के अंदर वो भी नहीं होगा। और मैंने आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बताया था, तो ऑलरेडी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं वो काफी पॉजिटिव दिखा रही हैं भारत को। जैसे मूडीज की बात करता हूं, मूडीज एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो मूडीज बोलता है वो काफी मैटर करता है। मूडीज ने ये कहा है, आज कहा है ये, कि जीएसटी की वजह से भारत में जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी। और अभी देखना होगा फिच और एसएनपी क्या बोलते हैं, लेकिन मूडीज का तो स्टेटमेंट ऑलरेडी आ गया है। उन्होंने कहा है जीएसटी है वो एक ही टैक्स है, तो भारत की जो पूरी मार्केट है वो उसे एक करेगा, यूनिफाई करेगा, और भारत की जो अट्रैक्टिवनेस है एफडीआई के लिए उसे भी पुख्ता करेगा, यानी भारत में एफडीआई भी ज्यादा आएगा, ये कहा है मूडीज ने। मूडीज की रेटिंग क्या है भारत की? अभी मूडीज की रेटिंग है Baa3 विद अ पॉजिटिव आउटलुक, ये रेटिंग है और ये आने वाले टाइम में अब इंप्रूव हो सकती है। तो मूडीज ने कहा है इसके 3 कारण है कि भारत में जीएसटी अच्छा काम करेगा। एक, जो टैक्स क्रेडिट है भारत में वो इंसेंटिवाइज होंगे। टैक्स क्रेडिट वो पैसा होता है जो टैक्स पेयर अपने टैक्सेस में से काट सकता है, जो वो टैक्स सरकार को देना है उसे उसमें से काट सकता है, उसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट, उसको इंसेंटिवाइज करेगा। दूसरा, इसमें ईज ऑफ कंप्लायंस होगा क्योंकि एक शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट्स के पास। कहने का मतलब पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, तो उसमें जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सूचना प्रौद्योगिकी का जो आधारित संरचना थी वो अलग अलग होती थी, लेकिन अब एक ही टैक्स है तो एक ही साथ वो सारा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होगा, सब कुछ होगा। उस वजह से टैक्स कंप्लायंस बेटर होगी और उसमें
शॉर्ट टर्म में खर्चा जरूर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, यानी जो खर्चे हैं वो कम होंगे, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाएगी लंबे समय में, क्योंकि टैक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये सब मूडीज ने कहा है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, ये अगर आपसे मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूछूं कि क्या हम वापस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इसके लिए हमें जरूरत यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मिलते जुलते जो इंडेक्स हैं हम उनको स्टडी करें। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसका हेडक्वार्टर कोलोनी में है, स्विट्जरलैंड में, इसकी जो ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंडेक्स होता है उसमें हम काफी ऊपर जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सिर्फ 2 साल के अंदर, जब से ये सरकार आई है, हम 32 पायदान ऊपर जा चुके हैं। हमारी 71 रैंकिंग थी पहले और अब 39 है, और अब इस साल हो सकता है हम और ऊपर चले जाएं। तो ये इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP ने भी कहा है कि आप अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो हम अच्छा करेंगे ही, लेकिन हम WEF का जो इंडेक्स है ग्लोबल कंपिटिटिवनेस, उसमें भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो हम उससे मिलते जुलते इंडेक्स जो है उनमें भी कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम इसको और डीप में स्टडी करें ग्लोबल कंपिटिटिवनेस में, तो आप देख सकते हैं कि हम पिछले साल के मुकाबले, जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को 2017 को, उसमें हम इंस्टीट्यूशंस में अच्छा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा कर रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अच्छा कर रहे हैं। हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन में हम थोड़ा सा नीचे गए हैं, लेकिन ज्यादातर में हम अच्छा कर रहे हैं, ज्यादातर इंडेक्स में। जैसे हमारी गुड्स मार्केट एफिशिएंसी है वो अच्छी हो रही है, हमारी लेबर मार्केट एफिशिएंसी अच्छी हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको अपने आंसर में डालनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल फैक्ट और फिगर है जो आपको डालने पड़ते हैं, इसके बिना आपका आंसर अच्छा नहीं होता। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि भारत की जो कंपिटिटिवनेस है दुनिया में वो काफी अच्छी हो रही है, खासकर गुड्स मार्केट एफिशिएंसी में, बिजनेस सोफिस्टिकेशन में और इनोवेशन के अंदर। इनोवेशन क्या होता है? नई नई चीजें करना, रिसर्च डेवलपमेंट करना, वो इनोवेशन के अंदर आता है। इनोवेशन में हम हमेशा से बहुत पीछे रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज वगैरह भी हैं वो इनोवेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन क्या अब ऐसा है? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कि हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दुनिया के मुकाबले हम कहां हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह भी कहा है कि सरकार ने काफी अच्छा काम करा है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को इंप्रूव करने के लिए। हम 16 पायदान ऊपर चढ़ गए हैं इसमें। इकोनॉमी जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हो गई और हमने खोल दी है, उसमें हम 4 पोजीशन ऊपर चले गए हैं। और जो पारदर्शिता है वो भी बढ़ी है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, हम उसमें 15 पायदान ऊपर चढ़ गए हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को भी देख ही लेते हैं जब हम बात कर रहे हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देता है, साथ में 2 यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर, एक तो इनसाइड है फ्रांस की और एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। इसमें भी भारत ने इंप्रूव करा है। जैसे पिछले साल हम 81 नंबर पे थे, वहां से हम 66 पे आए, और इस साल 66 से हम 60 नंबर पे आए। तो अभी हमारी जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन में वो बढ़ गई है, हम हैं 60। तो और इससे पहले जब सरकार थी यूपीए की, कांग्रेस की सरकार थी, तो 4 साल से हम इसमें नीचे खिसक रहे थे। लेकिन 2014 के बाद अगर आप देखें तो हम 81 से 66 पे आए और अब 66 से 60 पे आए। तो अगर कोई पूछे कि हम भारत जो है वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमी के टर्म्स में, तो ये सारे इंडेक्स हम बता सकते हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम बता सकते हैं। दूसरा मेरा ऐसे क्वेश्चन ये था कि भारत का जीएसटी दूसरे देशों के साथ कंपेयर करो। तो बड़े बड़े देशों के साथ कंपेयर करना है, छोटे छोटे देशों के साथ कंपेयर नहीं करना। भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो ऐसा नहीं है कि आप भारत को किसी बहुत छोटे देश के साथ कंपेयर करेंगे। तो भारत को कंपेयर करिए बड़े बड़े देशों के साथ जिनमें जीएसटी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, रशिया, चाइना वगैरह हैं। अब इनमें कई देश हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है भारत से, लेकिन वो कई पैरामीटर में बहुत अच्छे हैं। जैसे न्यूजीलैंड हम देख चुके हैं, नंबर 1 है पूरी दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो इनसे हम कंपेयर कर सकते हैं। सिंगापुर नंबर 2 है पूरी दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो भारत में जो जीएसटी है उसकी क्या विशेषता है? एक तो हमारे यहाँ डुअल जीएसटी है। डुअल जीएसटी मतलब क्या है? एक सेंटर है और एक स्टेट है, दोनों का जीएसटी है। और एक और चीज है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, अभी मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। खैर, डुअल जीएसटी है भारत में, तो हमने कनाडा का मॉडल लिया है, क्योंकि कनाडा के अंदर भी डुअल जीएसटी है, एक सेंटर का और एक स्टेट का है। कई जगह स्टेट वर्ड यूज नहीं करते, कई जगह प्रोविंशियल यूज करते हैं, प्रोविंसेस, तो वो भी यूज कर सकते हैं। कनाडा में 1991 में बहुत पहले आ गया था जीएसटी। तो भारत का जो जीएसटी है सबसे ज्यादा किस कंट्री से मैच करता है? कनाडा से। और एक और इंपॉर्टेंट दोनों के बीच में समानता यह है, भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, कनाडा का भी फेडरल कंट्री है। और एक बड़ा डिफरेंस यह है, जैसा मैंने बताया, भारत के पास ड्यूअल जीएसटी है और बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनके पास सिंगल यूनिफाइड जीएसटी है, यानी सिर्फ सेंटर का जीएसटी है। और कई कंट्री ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टेट्स को यह छूट दी हुई है कि वो स्टेट का जीएसटी फॉलो कर सकते हैं या सेंटर का जीएसटी फॉलो कर सकते हैं। तो ब्राजील और कनाडा हैं जिनके पास डुअल जीएसटी है भारत की तरह। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं भारत के जीएसटी की, हालांकि और कंट्रीज में भी है, ऐसा नहीं है और कंट्रीज में नहीं है, वो ये कि भारत का जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स है। डेस्टिनेशन क्या होता है? जहां आप जाना चाहते हैं उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं, और जहां से चलते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। यानी जीएसटी ओरिजिन पे नहीं लगेगा, डेस्टिनेशन पे लगेगा। तो इससे क्या नुकसान क्या होगा? नुकसान इससे यह होगा कि जो सप्लाई साइड की स्टेट्स हैं उनको नुकसान होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, भारत में जो जूट है
जूट होता है पश्चिम बंगाल में, सबसे ज्यादा भारत में जूट कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। अब जूट खरीदता कौन है? अमीर राज्य खरीदते हैं, पंजाब हरियाणा ये सब खरीदते हैं। तो अब जूट जो है ये ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा? पश्चिम बंगाल से पंजाब हरियाणा में होगा। तो जूट पहले क्या होता था? जूट बनाया किसने? पश्चिम बंगाल में। तो स्टेट को फायदा होता था क्योंकि यहीं पे टैक्स भरते थे, जूट के जो व्यापारी थे वो यहीं पे टैक्स भरते थे, जूट की जो प्रोडक्शन वो सब यहीं पे टैक्स होता था। अब डेस्टिनेशन में होगा, यानी पंजाब हरियाणा को फायदा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जूट उगाएगा उससे। लेकिन इसके लिए सरकार ने उसको कंपनसेशन बिल लेके आई है, यानी कंपनसेट कर देगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में तेल सबसे ज्यादा होता है, पूरे बॉम्बे हाई आपको पता होगा, हम तेल निकालते हैं महाराष्ट्र में। तो अब महाराष्ट्र में जो ऑयल है उसको रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि तेल ओरिजिन कहां है? महाराष्ट्र, जाएगा कहां? पूरे देश में, तो फिर महाराष्ट्र को लॉस होगा। इसी तरह असम को लॉस होगा, असम में दिग्बोई है जहां से हम तेल निकालते हैं, तो दिग्बोई की वजह से असम को भी लॉस होगा, क्योंकि ये दिग्बोई से जो तेल निकाल के पूरे देश में जाएगा। इसीलिए असम को सरकार 300 करोड़ रुपए देगी हर साल, वो कंपनसेशन होगा। तो जो अरुण जेटली हैं उन्होंने ये कंपनसेशन वाला जो बिल है ये भी पास करवाया है, इससे कंपनसेशन मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये डेस्टिनेशन टैक्स है, ये ओरिजिन टैक्स नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं कुछ। पहले आंध्र प्रदेश में टैक्स स्लैब की पर्ची कटती थी, टैक्स जो इशू होता था वो आंध्र प्रदेश में होता था, अब तमिलनाडु में होगा, तो तमिलनाडु को फायदा हो जाएगा। और इसमें एक चीज ये की गई है, 14% जो ग्रोथ है वो रखी गई है, जो नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ है 14% है, यानी वो राज्य है जिनकी ग्रोथ 14% से ज्यादा है उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जिनकी 14% से कम ग्रोथ है सबको केंद्र सरकार को कंपनसेट करना पड़ेगा। और भारत में 17 ऐसे राज्य हैं जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ 14% से कम है, ये 2015-16 का बता रहा हूं आपको। तो यानी कि जो सेंटर है उसके ऊपर कंपनसेशन का जो बोझ है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कंपनसेशन करना पड़ेगा। इनफैक्ट जैसे असम ने कहा है, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कहा है कि 300 करोड़ रुपए केंद्र देगा असम को, जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उससे निपटने के लिए। तो बाकी देशों में क्या सीन है? बाकी देशों में ये है, पहला कंट्री कौन था जिसके अंदर जीएसटी आया था? फ्रांस। 1954 में ही जीएसटी आ गया था। आज फ्रांस के अंदर जीएसटी की रेट है 19.6, यानी एक ही रेट है, भारत की तरह नहीं है कि कई सारी रेट है, एक ही रेट है। 19.6% जीएसटी चल रहा है फ्रांस के अंदर। ज्यादातर कंट्रीज जो हैं यूरोप के, उनमें 1970s में, आज से 40-50 साल पहले ही जीएसटी आ गया था। कनाडा में 1991 में आया था, 5% जीएसटी रेट है यहाँ पे, और ड्यूअल मोड है यहाँ पे। लेकिन कनाडा ने अपने जो स्टेट है उन्हें ये चॉइस दी हुई है, आप स्टेट जीएसटी लगा लो या सेंट्रल जीएसटी लगा लो, आप चूज कर सकते हो। चाइना की बात करते हैं, चाइना में जीएसटी 1994 में आ गया था, और अमेरिका में जीएसटी नहीं है। लेकिन अमेरिका में जीएसटी इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका में जो स्टेट्स हैं बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अमेरिका में फेडरेशन बहुत स्ट्रांग है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो स्टेट्स को बहुत ताकत है, उन्हें जीएसटी की जरूरत ही नहीं है। और मलेशिया में 26 साल डिबेट चला। भारत में भी आप जानते हैं बहुत लंबे समय से, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कब कहा था, तो बहुत लंबे समय से डिबेट चला था जीएसटी के ऊपर। मलेशिया में 26 साल डिबेट चला, उसके बाद फाइनली 2015 में जीएसटी आ गया। 6% मलेशिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया ने जीएसटी 2000 में इंट्रोड्यूस किया था। ऑस्ट्रेलिया में 10% था पहले, फिर 15% कर रखा है इन्होंने। 10% अभी है, 15% करने वाले हैं। न्यूजीलैंड के अंदर जीएसटी 1986 में आ गया था 10% रेट पे, फिर 12.5 बना, फिर अभी 15% है 2010 से। सिंगापुर में 1994 में आया था 7% के ऊपर, और सिंगापुर में जीएसटी से सबसे ज्यादा कमाई होती है सरकार की आईटी के बाद। ऑस्ट्रिया वगैरह में 20%, स्वीडन में 25% और पाकिस्तान में 18%। तो अगर आपको क्वेश्चन लिखना है कि भाई इंडिया के जीएसटी को बाकी कंट्री से कंपेयर करो, तो वहां पेपर खाली मत छोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और न्यूज पे। विजय गोयल हमारे खेल मंत्री हैं, और मैंने आपको कल बताया था चौथी दौड़ हुई, स्लम युवा दौड़। ये स्लम युवा दौड़ होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए ये एक एडॉप्ट स्लम कैंपेन है। स्लम होते हैं जो ये झुग्गी झोपड़ी होती हैं, उनको हम अपनाएं, उनको हम विकसित करें। तो ये कैंपेन है, ये हमारे खेल मंत्रालय ने शुरू किया हुआ है, साथ में नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलकर। तो हमारे मिनिस्टर कौन है यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के लिए? विजय गोयल। और उस वक्त यहां पे राज्यवर्धन सिंह राठौर भी थे, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में। तो इन्होंने हरी झंडी दिखाई इस दौड़ को, और टोटल 11 दौड़ होंगी, यानी टोटल 5 अब तक हो चुकी हैं। और अब बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो है राधा मोहन सिंह। तो राधा मोहन सिंह ने अपनी स्पीच दी, ये स्पीच उन्होंने दी, और इसमें इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे जो एग्रीकल्चर मंत्री हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। देखिए ये हम एक बहुत बड़े लेवल का टेक्सटाइल फेयर हो रहा है, व्यापार मेला हो रहा है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी में, और यहाँ पे कई सारे मिनिस्टर आए, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे। तो राधा मोहन सिंह ने यहाँ पे क्या क्या बातें कही। इन्होंने कहा कि हमारा जो कपड़ा जो इंडस्ट्री है, हमारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, इसमें 4.5 करोड़ लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इनको मिलता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जनरेट करता है। और 2016-17 में, यानी जो फिस्कल अभी खत्म हुआ है, उसमें भारत ने
58 लाख टन कॉटन प्रोड्यूस करी है। और भारत की जमीन कितनी है इसमें? लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर पे भारत ने 58 लाख टन कॉटन प्रोड्यूस करी है। और भारत में कॉटन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? 3 राज्यों में होता है, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। मैं आपको इसका थोड़ा सा एक ज्योग्राफिकल वो बता देता हूं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये इंडिया मान लेते हैं हम रफली, ठीक है। अब ये इंडिया है, यहां पे जो वॉल्केनिक ओरिजिन की जगह होती हैं, जैसे ये गुजरात का ये एरिया है काठियावाड़ प्लेट्यू, और ये भारत में बीच में डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन ट्रैप एरिया है, ये महाराष्ट्र के पास। तो यहाँ पे क्या था? वॉल्केनिक एरिया थे ये, यानी यहाँ पे जो पठार हैं, जो प्लेट्यू हैं, वो वॉल्केनिक ओरिजिन के थे। तो यहाँ पे पहले ज्वालामुखी होते थे, ज्वालामुखी के अंदर जो उबल रहा होता है उसे मगमा बोलते हैं, जिसमें मेटल्स वगैरह होते हैं। बाहर आ जाता है तो लावा बोलते हैं। जब ये लावा सूख जाता है तो काले रंग के पत्थर बन जाते हैं। जब वो काले रंग के पत्थर टूट जाते हैं तो काले रंग की मिट्टी बन जाती है, जिसे बोलते हैं ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन सबसे ज्यादा होती है, यानी गुजरात में, महाराष्ट्र में इसलिए कॉटन बहुत ज्यादा होती है। और जो ब्लैक सॉइल है इसको हम रगूर भी बोलते हैं, REGUR। तो भारत में कॉटन के बारे में उन्होंने जो डेटा दिए हैं, ये आप अपने आंसर को उसमें डाल सकते हैं। और ये इन्होंने एक चिंता ये जताई कि कॉटन जो है दुनिया में अब लोग उतना यूज नहीं कर रहे, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर बहुत सारे आ गए हैं, पॉलिएस्टर आ गया, एक्रेलिक आ गया, इनसे काफी स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है कॉटन को। इस पे और बात करते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। और नेचुरल फाइबर जो है, यानी कॉटन क्या है? नेचुरल फाइबर है, कपास का पौधा बोलते हैं इसे। तो भारत में 60% जो फाइबर इंडस्ट्री है हमारी, वो नेचुरल फाइबर यूज करती है, याद रखिए 60%। और लगभग पूरी दुनिया में 7.5 करोड़ घर ऐसे हैं जो डायरेक्टली नेचुरल फाइबर से जिनका चूल्हा जलता है, जो उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और भारत में 3 करोड़ फार्मर हैं जो नेचुरल फाइबर बनाते हैं, यानी कि जो कॉटन है और जो दूसरे नेचुरल फाइबर हैं, वो 3 करोड़ किसान वो उसमें प्रोड्यूस करते हैं उसको। ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आज से लगभग 100 साल पहले जो फाइबर हम यूज करते थे सारे वो नेचुरली होते थे, ऑफ कोर्स। लेकिन उन्होंने ये कहा अगर हम आज की बात करें पूरी दुनिया में तो 40% से कम नेचुरल फाइबर यूज होते हैं। मतलब पहले जो 100% थे अब सिर्फ 40% से कम है। अगर कॉटन की बात करें तो 1990s में, 1990 के दशक में कॉटन 50% यूज होता था। पूरी दुनिया में जितने भी फाइबर होते थे 50% कॉटन के होते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो 30% से कम है। पूरी दुनिया की में जो कपड़े बिकते हैं वो 30% से कम कॉटन के बनाए जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वो भारत में होता है। ये खुद कहा है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितना भी एरिया है जिसपे कॉटन उगता है उसका 1/3 भारत में है, और पूरी दुनिया में जितना भी कॉटन उगता है उसका 1/4 इंडिया उगाता है। और भारत ने पिछले साल 58 लाख टन कॉटन को प्रोड्यूस करा, लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर के जमीन पर। यानी हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना था? 550 kg लिंट पर हेक्टेयर। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें कॉटन को और ज़्यादा उगाने की जरूरत है और ये बहुत अर्जेंट है। इसके लिए हमें हाई यील्डिंग प्लांट्स भी यूज़ करने चाहिए, हमें बेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस यूज़ करनी चाहिए और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। कॉटन में आप जानते होंगे आजकल ज़्यादातर जो उगती है वो बीटी कॉटन उगती है। पहले जो कॉटन था जो उगाते थे किसान, उसको बॉलवॉर्म कीड़ा खा जाता था, और ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बॉलवॉर्म नाम का कीड़ा कॉटन को खा जाता था, इसीलिए सरकार ने बीटी कॉटन लेके आई। बीटी कॉटन ये होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं बैसिलस थूरीजेनेसिस, शॉर्ट में बोलते हैं बीटी। बैसिलस थूरीजेनेसिस का जीन अगर कॉटन में डाल दो तो फिर उसको बॉलवॉर्म का कीड़ा नहीं खाता था। तो ये काफ़ी भारत में फैला, किसानों को फायदा हुआ। हालांकि आजकल ये देखने को मिल रहा है कई जगह कि बीटी कॉटन जो है वो उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, क्योंकि सुपर वीड्स प्रोड्यूस हो गए हैं। सुपर वीड्स होते हैं कि कुछ ऐसे वीड, कुछ ऐसी खरपतवार होने लगी है जो किसी भी दवाई से नहीं मरती, यानी इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। और बीटी कॉटन जहां उगता था वहां फिर सिर्फ बीटी कॉटन ही उग सकता है, नॉर्मल कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन नहीं उग सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसके अलावा बीटी कॉटन बनाने वाली जो कंपनियां हैं जैसे मॉन्सेंटो वगैरह हैं, इनके हाथ में सारा बीटी के बीज चले गए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो जूट है, और आप जानते हैं जूट भारत में कहां से ज्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में। तो जूट भी एक नेचुरल फाइबर है कॉटन की तरह। तो जूट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर निकल के आ रहा है हमारे इंडस्ट्रीज के लिए। और जूट में लगभग 50 लाख लोग हैं भारत में जो रोजगार जिनका चलता है जूट से। जूट इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी गाड़ियों के अंदर जो सीट वगैरह बन रही हैं, जो गाड़ियों के इंटीरियर हैं, उनमें जूट काफी यूज हो रहा है। यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जूट काफी ज्यादा यूज हो रहा है। और जूट अगर आप कहीं पे लगाते हैं तो सॉइल इरोजन वो भी कंट्रोल हो रहा है। और इसके अलावा जो नेचुरल जियो टेक्सटाइल हैं, जो जूट और सीसल से बनती हैं, सीसल भी एक नेचुरल फाइबर है, तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा रहे हैं और आने वाले 20-30 सालों में उनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो जियो टेक्सटाइल जो जूट और सीसल से बन रहे हैं। इसके अलावा
इनमें कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, सॉइल हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाती है अगर आप जूट या सीसल वगैरह उगाते हैं तो। इनकी काफ़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है हमारे फार्मर के लिए। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो सारे कंट्री कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना चाह रहे हैं, और भारत भी आप जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ है, तो हम भी बाध्य हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने के लिए। और जूट की जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है भारत में वो है 2300 से 2400 केजी फाइबर पर हेक्टेयर। इसके अलावा फ्लैक्स की बात करते हैं तो फ्लैक्स उन्होंने कहा कि फ्लैक्स रैंक्स फोर्थ अमंग द वर्ल्ड्स कमर्शियल फाइबर क्रॉप्स, यानी दुनिया में जो व्यावसायिक तौर पर फाइबर क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनमें फ्लैक्स पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। और ये भी एक नेचुरल फाइबर है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट पे इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और भारत के अंदर हालांकि हम फ्लैक्स उतना नहीं उगाते क्योंकि हमारे पास फ्लैक्स की हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है, यानी वो बीज उपलब्ध नहीं है जिनसे बहुत ज़्यादा हमारी पैदावार बढ़े और उत्पादकता बढ़े, और हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है फ्लैक्स को उगाने के लिए। लेकिन फिर भी भारत में जो लिनन फैब्रिक्स हैं, भारत उनको इंपोर्ट करता है हर साल। 60 करोड़ रुपए के फ्लैक्स फाइबर हम यूरोपियन कंट्री से खरीदते हैं हर साल। तो ये याद रखिए, लिनन फैब्रिक्स इन इंडिया इंपोर्ट वर्थ ₹60 करोड़ फ्लैक्स फाइबर्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हम फ्लैक्स को भी उगाएं जिससे हमारा आयात कम हो, इंपोर्ट कम हो। तो ये था आज का पीआईबी एनालिसिस। आपको कैसा लगा और ऐसे वगैरह जो पूछे वो कैसे लगे कमेंट्स में लिख के बताइए। इसके अलावा कल का जो वीडियो होगा 4 तारीख का, उसमें मैं एग्रीकल्चर पे विशेष ध्यान दूंगा, जैसे प्रधानमंत्री जो ग्राम सिंचाई योजना या जो भी योजना चल रही है एग्रीकल्चर में उन पे ध्यान दूंगा, तो उसका इंतजार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।